नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के विवादित बयान के बाद खासा सियासी बवाल मच गया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इंदिरा ने कहा कि भगत के बयान से उन्हें दुख पहुंचा। इंदिरा ने भगत के बयान को महिलाओं का अपमान करार दिया। इंदिरा ने भगत से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। इंदिरा ने यह भी कहा कि भगत के खिलाफ बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और देश की सरकार को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका नोटिस लेना चाहिए और बंशीधर भगत से इसका जवाब लेना चाहिए। नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। भाषा तो सुधारे। भाषा जिनकी अशिष्ट होगी उनके पास तो नारियां जाने में भी परहेज करेंगी। घर की भी नारी नाराज रहेगी और बाहर की भी। इस तरह की भद्दी भाषा बोलने की अपेक्षा मैं पार्टी के नेतृत्व से कम नहीं करती हूँ। और मेरी मांग है राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि इसको गंभीरता से लें और इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगने को कहें। और कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी भगत के बयान पर पलटवार किया और सवाल उठाया कि ऐसे लोग सार्वजनिक में रहने के लायक ही नहीं है। हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा कि वो भगत के बयान की निंदा करते हैं और ये किसी के बोलने का निम्नतम स्तर हो सकता है। हरीश रावत ने कहा कि जानबूझकर भगत ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके बयान पर उनकी पार्टी बीजेपी भी शर्मिंदा होगी। और बंशीधर भगत के बयान पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खेद जताया और ट्वीट कर लिखा, आदरणीय इंदिरा हृदयेश बहन जी, आज मैं अति दुखी हूं। महिला हमारे लिए अति सम्मानित और पूजनीय है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे और उन सभी से क्षमा चाहता हूं जो मेरी तरह दुखी हैं। मैं कल आपसे व्यक्तिगत बात करूंगा और पुनः क्षमा याचना करूंगा। और इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर बेहद विवादित बयान दिया। बंशीधर भगत ने इंदिरा की उम्र और इंदिरा के बयान पर तीखा हमला किया। हम बहुत मजबूती के साथ हैं, किसी गलतफहमी में नहीं आना है। हमारी नेता प्रतिपक्ष कह रहे, बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? किससे संपर्क करेंगे? डूबते जहाज से संपर्क करेंगे? सच्चाई ये है कि वो खुद कह रही, मुझे और मेरे बेटे को टिकट दो, हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और अखबार में कह रही, मेरे संपर्क में बहुत से विधायक, एक विस्फोट होगा। गलतफहमी मत पालना, कोई विस्फोट नहीं होगा, कोई जाने वाला नहीं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील नवप्रभात देहरादून से जुड़ गए हैं। सुनील, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, बंशीधर भगत के इस बयान को देखा जाए, तो राजनीति अपनी जगह है लेकिन मर्यादा अपनी जगह है और इसको लेकर सीएम भी खेद जता चुके हैं। क्या बंशीधर भगत की तरफ से किसी तरह का कोई बयान? देखिए नीलू, ये पहली बार नहीं है जब बंशीधर भगत की जुबान फिसली हो। इससे पहले भी कई बार वो विवादास्पद बयान दे चुके हैं और फिर उन बयानों से पलट भी चुके हैं। दरअसल आजकल बंशीधर भगत पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं संवाद कार्यक्रम के तहत, और 120 दिन का उनका ये दौरा है जिसके तहत वो प्रत्येक विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और फिर उसी विधानसभा में रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं। कल मंगलवार को वो भीमताल से अपने दौरे का दूसरे चरण शुरू कर रहे थे और यहाँ पर करीब उन्होंने 43 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान वो इतने जोश में आए, इतने उत्साह में आए कि एक बार फिर उनकी जुबान फिसली और इंदिरा हृदयेश के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए उन्होंने अपशब्द कहे। वो आपने सुना, हमारे दर्शकों ने सुना। इसके बाद पूरे प्रदेश में सियासत गर्म हुई। कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किए, भगत के पुतले फूके, भगत को माफ़ी मांगने को कहा। लेकिन ये जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटा और जिस तरह से ये अपशब्द बोले गए, जो बयानबाजी आपने सुनी, उससे पूरी पार्टी को सूझा नहीं कि वो अगर इस पर प्रतिक्रिया दे, भगत का स्पष्टीकरण दे तो क्या कहे। जब जब सियासी माहौल गर्म हुआ तो देर रात जब मुख्यमंत्री को ये बात पता लगी, तो हालांकि मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं कोविड के चलते, लेकिन मुख्यमंत्री ने फ्रंट फुट पर
आकर मोर्चा संभाला। उन्होंने बेहद खेद व्यक्त किया इस बात के लिए कि जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ, और उन्होंने कहा कि उन तमाम लोगों से भी माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं जो लोग इस बयान के कारण आहत हुए हैं। और उन्होंने खुद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय से भी माफ़ी मांगी और बाकायदा मुख्यमंत्री ने कहा कि वो कल यानी कि आज व्यक्तिगत रूप से नेता प्रतिपक्ष से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि ये ठीक बात नहीं है और जो उनको ठेस पहुंची है उसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं। लेकिन नीलू, एक ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक पूरी पार्टी की ओर से या फिर बंशीधर भगत की ओर से उनके किसी भी सोशल हैंडल से अभी तक इस पूरे मामले में न कोई प्रतिक्रिया आई है, न कोई माफ़ी मांगी है। और तो और आप देखिए कि 43 मिनट का ये पूरा का पूरा भाषण अभी भी बंशीधर भगत का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर अभी भी जस का तस अपलोड है। लेकिन पार्टी की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया। इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री इसमें आगे आए हैं, उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर बयान दिया और खेद व्यक्त किया है इस अमर्यादित भाषण के लिए। चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बंशीधर भगत के विवादित बोल पर ना तो बंशीधर भगत ने किसी तरह की माफी मांगी है और ना ही पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान, लेकिन सीएम ने इस पर जरूर खेद जताया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में 1200 से ज्यादा पदों पर होने वाली नर्सिंग भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नर्सिंग भर्ती के मानकों में बदलाव के निर्देश दिए हैं। सीएम ने हेल्थ सेक्रेटरी को कहा है कि 30 बेड के हॉस्पिटल में 1 साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया जाए। इसके बाद फॉर्म 16 भरने की अनिवार्यता भी खत्म की जाए। सीएम ने आने वाली कैबिनेट में संशोधन प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए। बेरोजगार युवाओं ने सीएम से इस मामले में ढील देने की मांग की ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा एग्जाम फॉर्म भर सके। और उत्तराखंड वन विभाग में अगले 3 महीने में 10,000 संविदा कर्मचारियों की भर्ती हो सकती है। फॉरेस्ट चीफ का पदभार संभालने के बाद आईएफएस राजीव भरतरी ने मुख्यालय में तैनात सीनियर अफसरों की एक मीटिंग ली और अगले 3 महीने में होने वाले कामों का प्लान बनाया। भरतरी ने कहा कि सरकार ने कुछ गोल फिक्स किए हैं, रोजगार और ट्रांसपेरेंसी, जिन पर अगले 3 महीने में काम नजर आने वाला है। उन्होंने ऑफिसर्स को टारगेट ओरिएंटेड काम करने के भी निर्देश जारी किए हैं। वो विभाग से सरकार की अपेक्षा है 10,000 रोजगार के अवसर विकसित करना और कार्यक्रमों में अधिक पारदर्शिता बरतना। और उत्तराखंड में समस्याओं के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन बेहतरीन माध्यम साबित हुई और लगातार इसके लाभार्थियों की संख्या भी अब बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद अपनी सरकार पोर्टल लॉन्चिंग की तैयारी है। फरवरी 2019 में उत्तराखंड में 1905 नंबर की सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत हुई। पिछले 22 महीने में इस हेल्पलाइन ने रिकॉर्ड लोगों की मदद की है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वाले 40,000 लोगों की शिकायतें दूर हो चुकी हैं, जबकि 15,000 शिकायतों पर काम चल रहा है, जिन्हें जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। तब मैंने सीएम हेल्पलाइन फंक्शन में शिकायत दर्ज की, जिसके फलस्वरूप तीसरे दिन ही विभाग के द्वारा लिखित कार्रवाई कोषागार को भेजी गई और 15 दिन के भीतर माताजी का समस्त जो एरियर था वो भुगतान हो गया। सीएम हेल्पलाइन में फोन के साथ ईमेल के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं और यहां से शिकायतें संबंधित विभागों को भेजी जाती हैं। करीब हफ्ते भर में समस्याओं को दूर कर दिया जाता है। इस हेल्पलाइन की सफलता के बाद अपनी सरकार नाम से पोर्टल लॉन्च किया जाना है, जिसमें 250 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। अपनी सरकार का देखे, जैसे हमारा उत्तराखंड में अपनी शब्द सीएम साहब ने इसमें दिया है, इससे प्रदेश के सारे जितने भी मैक्सिमम ऐसे विभाग जो जनता से सीधे जुड़े हैं, उन विभागों में कोई भी आवेदन जो होता है वो अपनी सरकार के माध्यम से करा जाएगा। और दूसरा, अपनी सरकार जो है सेवा के अधिकार से भी जुड़ा होगा। अब आने वाले दिनों में स्थायी निवास सर्टिफिकेट हो या फिर बिजली पानी के कनेक्शन हो या फिर बिल जमा करने हो, समस्याओं के समाधान के साथ ये सारे काम भी ऑनलाइन ही होंगे और वो भी तय समय के अंदर। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में कांग्रेस भी चुनावी मूड में आ गई है। अल्मोड़ा में जागेश्वर विधायक गोविंद कुंजवाल ने बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों पर कहा कि कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर रही है। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष और रानीखेत विधायक करण माहरा ने कहा कि 2020 में सिर्फ 9 दिन सदन चला, ऐसे में विपक्ष जनता के सवालों को कहां उठाएगा।
कि इस पूरे वर्ष में केवल 9 दिन विधानसभा चली है। ऐसे में विपक्ष क्या करेगा, इसको भी चिंता का विषय है। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो और चाहे रोजगार का प्रश्न हो, ये विकास का प्रश्न हो, ये सारे मुद्दों को लेकर के आज सबसे बड़ी मार जो है इस वर्ग के लोगों पर पड़ रही है। और कांग्रेस से भागे हुए नेता बीजेपी में शामिल होने के बाद भी अक्सर कांग्रेसी ही कहे जाते हैं। हालात ये है कि अगला चुनाव आने को है, लेकिन बीजेपी सरकार के ये मंत्री चुनाव से ज्यादा कांग्रेसी नाम से परेशान हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट में 5 मंत्री ऐसे हैं जो करीब 5 साल पहले तक कांग्रेस में थे और इन्हीं नेताओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता निशाना साधते नहीं थकते। कभी पूर्व सीएम हरीश रावत तो कभी नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश बयान देते हैं, लेकिन 2016 में बीजेपी में शामिल हुए और सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वो मन, कर्म और वचन से बीजेपी के हैं, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। हम लोग 2017 मार्च में भारतीय जनता पार्टी में बकायदा शामिल हो गए थे, 16 मार्च में। आज 5 साल से सब लोग भाजपा में हैं, सब लोग भाजपा के स्थायी सदस्य हैं और सक्रिय सदस्य हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए बेमतलब की बातें करते हैं। बीजेपी नेता और प्रवक्ता खजानदास का कहना है कि जिसने कांग्रेस को तिलांजलि दे दी, उस पर बयान देने का क्या मतलब, क्योंकि जो बीजेपी में आ चुका वो बीजेपी का हो चुका। कहां से कांग्रेसी हो गए हैं? जो लोग कांग्रेस को नकार चुके हैं, कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं, कांग्रेस को तिलांजलि दे चुके हैं, वो कांग्रेस के नेता कैसे हो सकते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो हमारे सम्मानित लोग हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता अक्सर विपक्षियों के निशाने पर होते हैं, लेकिन बीजेपी संगठन और नेताओं के बयान ने साफ कर दिया है कि उस कांग्रेस से किसी का कोई लेना देना नहीं है जो खुद डूबते जहाज की तरह है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज विवाद में आगरा डायसिस के नए प्रिंसिपल पीटर इम्यूनियल को सुरक्षा देने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले को पूर्व प्रधानाचार्य अमनदीप संधू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा कि अन्य विवाद की सुनवाई हाईकोर्ट जारी रखेगा, जिसके हाईकोर्ट में सुनवाई 7 जनवरी को होनी है। 9 दिसंबर 2020 को हाईकोर्ट ने पीटर इम्यूनियल की सुरक्षा दी थी। और दिल्ली में राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार उत्तराखंड की झांकी दिखाई देगी। राज्य की ओर से झांकी का विषय केदारखंड रखा गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा 6 फेज की मीटिंग के बाद उत्तराखंड की झांकी का चयन हुआ। इससे पहले साल 2019 में अनाशक्ति आश्रम विषय पर आधारित झांकी का प्रदर्शन हुआ था। झांकी के आगे वाले भाग में राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी मुनाल और राज्य पुष्प ब्रह्मकमल होगा। वहीं पीछे के भाग में केदारनाथ मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं को दिखाया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में इस वर्ष भी उत्तराखंड राज्य को अपने राज्य की झांकी प्रदर्शित करने का मौका मिला है। अभी तक जब से राज्य का गठन हुआ है तब से 11 झांकियां हम ऑलरेडी राजपथ पर विभिन्न वर्षों में प्रदर्शित कर चुके हैं और ये 12वीं झांकी का प्रदर्शन इस बार राजपथ पर उत्तराखंड राज्य का होगा। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई तो निचले इलाकों में बारिश जारी है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता दुग्गलबिट्टा का रुख कर दिया है। यहां पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंचकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। हालांकि अभी जितनी बर्फबारी चोपता में बीते सालों में होती थी, इस बार उतनी नहीं हुई है, लेकिन पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने बड़ी संख्या में आने लगे हैं। पर्यटकों का कहना है कि चोपता में मौसम काफी अच्छा है, जिसका वो जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। और चमोली में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। वहीं बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई। बद्रीनाथ धाम में भी रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोग घरों में कैद रहे। हेमकुंड साहिब, नीति घाटी और औली के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिली। वहां पर बताया जा रहा है कि आगे भी बर्फबारी का दौर इसी तरह से जारी रह सकता है।
और पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तरकाशी के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। हर्षिल घाटी सहित बड़कोट के गीट पट्टी और मोरी के दुरुस्त गांवों में भी बर्फबारी हुई। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण ठंड में इजाफा हुआ। हालांकि प्रशासन ने भी बारिश और बर्फबारी को देखते हुए पूरी तैयारी की है। जिला प्रशासन की माने तो जगह जगह सड़कों को खोलने के लिए टीमों को लगाया गया है। साथ ही बिजली को भी दुरुस्त करने के लिए टीमें मौजूद हैं। इसके साथ ही आपदा और जिला प्रशासन की टीम लगातार इलाकों की मॉनिटरिंग कर रही है। मौसम के जैसा भी पूर्वानुमान था कि बारिश का दौर रहेगा और ये तीसरी चौथी बर्फबारी हमारे जनपद में देखने को मिल रही है, तो हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमें जो रास्ते खोलने की जो टीम्स हैं वो सब एक्टिव हैं। बिजली आपूर्ति की टीम को भी हमने एक्टिव कर रखा है कि जैसे भी अगर बिजली के कहीं फॉल्ट जनरेट होता है बर्फबारी की वजह से तो उसको ठीक करेंगे। वहीं उत्तराखंड में आज भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ी जिलों के निचले इलाकों में आज बर्फबारी की संभावना है। 2200 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं राज्य के मैदानी इलाकों में कल देर रात से बारिश जारी है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी में रात से ही बारिश लगातार हो रही है। और मौसम के मिजाज पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी देहरादून से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, जगह जगह हमने देखा है ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में बारिश हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग ने क्या कहा है, कब तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा? देखिए, आज तो पूरे दिन इसी तरह का मौसम बना रहेगा नीलू। और हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, नैनीताल ये वो जिले हैं जहां के लिए कहा गया है कि अगले 2-3 घंटे के अंदर तेज बौछार यहां पर गिर सकती है। हालांकि देर रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। कल भी पूरे दिन भर देहरादून और आसपास के जो जिले हैं वहां पर बारिश होती रही। आज के लिए कहा गया है कि तेज बारिश होगी। शीत दिवस का इसे दिन यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है। ठंड जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी। आज पूरे दिन भर इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। कल से मौसम के साफ रहने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है, लेकिन फिर भी ठंड जो है वो लगातार जो है अगले 1-2 दिन तक बरकरार रहेगी। चलिए भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ठंड अभी बरकरार रहेगी, हालांकि कल के बाद से मौसम खुलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और पौड़ी के एक गांव में मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आखिरकार 12 दिनों बाद पुलिस ने आरोपी को डंडा पानी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 24 दिसंबर को घटना को अंजाम दिया और 15,000 रुपए चोरी भी किए। मुकदमा दर्ज होने के बाद 3 दिन पहले राजस्व पुलिस ने मामला रेगुलर पुलिस को दे दिया था, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। और देहरादून में सीवरेज और वाटर सप्लाई के कई काम जल्द शुरू हो जाएंगे और इसके लिए भारत सरकार की ओर से कई कामों के लिए मंजूरी भी मिल गई है। देहरादून टाउनशिप में सीवरेज और वाटर सप्लाई के 900 करोड़ के काम किए जाने हैं। देहरादून के रायपुर और यमुना कॉलोनी के सीवरेज के काम के लिए टेंडर प्रक्रिया भी हो गई है। बताया जा रहा है कि मई में काम शुरू कर दिया जाएगा। रायपुर क्षेत्र में 288 करोड़ के काम किए जाने हैं। वहीं यमुना कॉलोनी में 98 करोड़ के सीवरेज के काम जल्द शुरू हो जाएंगे। दून में 900 करोड़ के काम 5 साल में पूरे किए जाने हैं, जिससे आने वाले दिनों में शहर में जल भराव के साथ साथ सीवरेज की समस्या भी दूर होगी। सीवरेज और वाटर सप्लाई के लिए कई प्रोजेक्ट्स भेजे थे, तो भारत सरकार की जो नीति आयोग और इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है उनसे स्वीकृत मिलने के बाद इसको फंडिंग के लिए भेजा गया था। और बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे कुल मिलाकर 900 करोड़ के काम होने हैं और उसमें से 3 के डॉक्यूमेंट, हमारे जो बिड डॉक्यूमेंट थे वो अप्रूव हो गए हैं। 2 का टेंडर हमने कर दिया है। और खबर चमोली से लेते हैं, जहां पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। करोड़ों की लागत से लंगासू की सड़क का निर्माण होना है। वहीं इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्माण में गुणवत्ता सही रखने के निर्देश दिए और बताया कि काम तय समय पर पूरा हो। गांव-गांव तक रोडें पहुंचने का काम हो रहा है। ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे रोड, भारतमाला रोड, इतना, और चमोली जिला तो इससे पट रहा है। और लेकिन उसमें साथ साथ क्वांटिटी क्वालिटी भी, ये मैंने अधिकारियों से कहा, ये भी दिखना चाहिए, ये होना चाहिए।
और कोटद्वार में 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक चली थल सेना भर्ती में इस बार रिकॉर्ड तोड़ युवाओं ने हिस्सा लिया। भर्ती के लिए 46,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि इसमें से 40,000 युवा ही भर्ती में पहुंचे। सेना भर्ती रैली में कुल 6,773 युवा ही दौड़े और फिजिकल टेस्ट क्लियर कर मेडिकल टेस्ट तक पहुंचे। मेडिकल टेस्ट में पास हुए युवाओं की 28 फरवरी को लिखित परीक्षा होगी और इसके बाद युवाओं के मेरिट के आधार पर सेना में भर्ती की जाएगी। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है।